एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। 1975 में आई राज कपूर साहब की मूवी का ये गाना। नमस्कार, मैं गोविंद कुमार मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 1 एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को हमने टोटल 5 टॉपिक में डिवाइड किया है। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा व्हाट इज एनवायरनमेंट। सेकंड टॉपिक होगा हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। थर्ड टॉपिक जो होगा हमारा होगा नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को भी हमने 4 जो टॉपिक हैं सब टॉपिक उसमें डिवाइड किया है। पहला होगा हमारा लिथोस्फीयर, जो कि अर्थ का सॉलिड पोर्शन है, जिसको हिंदी में स्थलमंडल भी कहते हैं। जो बी है वो होगा हाइड्रोस्फीयर, जो कि हमारी अर्थ का लिक्विड पोर्शन है, जिसको जलमंडल भी कहा जाता है। जो सी होगा हमारा एटमॉस्फेयर होगा, जिसको वायुमंडल भी कहा जाता है, गैसेस जो फॉर्म में है। इसके अलावा जो लास्ट होगा वो एक नेरो जोन है हमारी अर्थ में, उसको कहते हैं बायोस्फीयर या जैवमंडल। जो 4 टॉपिक होगा हमारा वो होगा व्हाट इज इकोसिस्टम। 5 टॉपिक जो है वो है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, एक तो आपको जब ये वीडियो देख रहे हैं तब आपको जो क्लास 7 की जो ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक है वो अपने हाथ में रखनी है, साथ में रखनी है। साथ ही साथ में जो वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप पॉज करके देख सकते हो। ये हमारी जो स्कूल है उसके बच्चों ने सेव एनवायरनमेंट के ऊपर पोस्टर बनाए हैं। पहला टॉपिक व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो देखो, एनवायरनमेंट इज़ द पैलेस या जो पीपल जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारे चारों तरफ है, हमारे यानी हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, जिसमें कई सारी लोग हैं, चीज़ें हैं, स्थान हैं, या फिर जो जीवित जीव है या नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं, वो सब क्या आती है एनवायरनमेंट में। जो एनवायरनमेंट वर्ड है वो निकला है फ्रेंच लैंग्वेज के एनवेनियर से निकला है एनवायरनमेंट वर्ड, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड मतलब हमारे आसपास या पड़ोस की जो चीज़ें होती है वो एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट क्या है, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है। तो एक प्रकार जो एनवायरनमेंट है वो हमें लाइफ सपोर्ट देता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट देता है। साथ ही साथ में हम जो सांस लेते हैं उसके लिए हवा, जो हम पानी पीते हैं उसके लिए वाटर, जो खाना खाते हैं उसके लिए फूड, या फिर जिस जगह हम रहते हैं उस जगह के लिए हमें लैंड प्रोवाइड करता है कौन, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में देखा जाए तो हमारी स्कूल की बिल्डिंग्स, हमारे स्कूल में जो चेयर्स टेबल्स या जो क्लासरूम या फिर ओपन फील्ड है ना, ये जो जितनी भी चीज़ें होती है वो किस में आती है, हमारे एनवायरनमेंट में। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट हमारे सराउंडेड, हमारे चारों तरफ का जो एक पूरा वातावरण है उसको क्या कहते हैं हम, एनवायरनमेंट। इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट है। देखो, जो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है वो टोटल 3 हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है नेचुरल कंपोनेंट्स। नेचुरल कंपोनेंट्स है। सेकंड टॉपिक है हमारा ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। जो इंसान है ना वो खुद भी एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल कंपोनेंट्स यानी प्राकृतिक जो कंपोनेंट है उसमें। तो देखो, जब हमारी अर्थ की उत्पत्ति हुई यानी जब हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ, तो उस समय में जो चीज़ें, जो कंपोनेंट्स हमें ऑलरेडी अर्थ के ओरिजिन के साथ ही मिल गए वो आते हैं नेचुरल कंपोनेंट्स में। जैसे कि वाटर हमें अर्थ में ही मिला है। इसके अलावा एयर है, वायु, जो हमें अर्थ में ही मिली है। साथ में जो लैंड है वो अर्थ में है, ठीक, या फिर बायोस्फीयर है वो अर्थ में है। देखो, अर्थ का जो वाटर पोर्शन है जिसमें वाटर है कहीं ज़्यादा, वो कौन सा है, वो है हाइड्रोस्फीयर। क्या है, हाइड्रोस्फीयर। तो नेचुरल कंपोनेंट में जो पहला है हमारा क्या है, हाइड्रोस्फीयर। जिसमें एयर पोर्शन है, जो अर्थ का क्या है, एयर पोर्शन, तो वो है हमारा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। इसके अलावा जो सॉलिड पोर्शन है हमारी अर्थ का, जो रॉक से और मिनरल से बना हुआ है, तो वो क्या है, वो है लिथोस्फीयर। इसके अलावा जहाँ पे इन तीनों की एक नेरो पट्टी है, नेरो जोन है, यानी हाइड्रोस्फीयर का, एटमॉस्फेयर का और लिथोस्फीयर का, तो वहाँ पे क्या बनता है हमारा लिविंग एनवायरनमेंट यानी बायोस्फीयर बनता है। तो हमारा जो 3-4 कंपोनेंट है हमारे नेचुरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं,
हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर है। अब देखो हम देखते हैं सेकंड जो कंपोनेंट है वो है ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। तो ह्यूमन मेड जो कंपोनेंट्स है उसमें वो कंपोनेंट्स आएंगे जो कि इंसानों ने अपनी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से और अपनी स्किल के डेवलपमेंट से जो एनवायरनमेंट है ना उसमें चेंजेस किए, एनवायरनमेंट में बदलाव किए और अपनी सुविधा के लिए उनको डेवलप किया है। जैसे बिल्डिंग्स हुई, जो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, पार्क्स हुए जिसमें पार्क्स हुए है ना, इसके अलावा ब्रिज, रोड, रेलवेज है ना, मोनूमेंट्स या जो इंडस्ट्रीज होती है ना वो किसके द्वारा बनाई गई है, इंसानों के द्वारा। तो जो हमारा जो सेकंड है ना वो क्या है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स है। इसके अलावा जो लास्ट है, ह्यूमन इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। जो इंसान है ना वो खुद भी एक कंपोनेंट है किसका, एनवायरनमेंट का। ठीक, तो जैसे वो इंडिविजुअली हो सकता है, जैसे स्वयं मैं हूँ या स्वयं आप हो, है ना, तो आप कंपोनेंट हो, आपकी फैमिली कंपोनेंट है, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो वो कम्युनिटी कंपोनेंट है। जो रिलीजन है, रिलीजन भी कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, जो भी अलग अलग जो धर्म है ना वो। इसके अलावा एजुकेशनल कंपोनेंट्स हुआ, है ना, इकोनॉमिक कंपोनेंट्स हुआ, या फिर पॉलिटिकल जो सिचुएशन है ना वो भी क्या है, हमारे एनवायरनमेंट्स के कंपोनेंट। आप देखो ये जो कंपोनेंट है ना, नेचुरल कंपोनेंट और जो ह्यूमन मेड कंपोनेंट है, इसको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है हमारा इसमें वो है नेचुरल एनवायरनमेंट या नेचुरल कंपोनेंट। तो देखो जैसा कि हमने पहले स्टडी किया है वो है कि लैंड, वाटर, एयर और जो प्लांट्स और जो एनिमल का जो एक एनवायरनमेंट बनता है उससे क्या बनता है, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन लिथोस्फीयर, जो वाटर पोर्शन है वो है हाइड्रोस्फीयर, जो एयर पोर्शन है वो है एटमॉस्फेयर, और इन तीनों से मिलके जो एक नैरो जोन है वो क्या बनता है, हमारा बायोस्फीयर। तो ये जो चारों हमारे डोमेन्स है हमारी अर्थ के, इन चारों से मिलके क्या बनता है, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हम इनको एक एक कर करके स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लिथोस्फीयर को। तो देखो जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में जो सॉलिड क्रस्ट है या फिर जो हमारी अर्थ का सॉलिड पोर्शन है जिसमें रॉक्स, मिनरल्स या फिर सोइल्स है ना, मिट्टी या फिर पहाड़, पर्वत, मैदान, ये जो सब चीज़ें हैं ना, जो लैंड फॉर्म्स हैं वो जो हमें नज़र आते हैं वो क्या है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है कि अर्थ का सॉलिड पोर्शन जिसमें क्या क्या है, माउंटेन्स है यानी पर्वत, प्लेट्यूज यानी पठार, प्लेन्स यानी मैदान, वैली मतलब नदी की घाटियाँ, है ना। इसके अलावा जो ओशन का फ्लोर है हमारा, जो जैसे मान लो ये जो दिख रहा है सॉलिड पोर्शन वो तो दिख ही रहा है, इसके अलावा जो ओशन है ना, समुद्र के नीचे की जो ज़मीन है वो भी किस में आती है, लिथोस्फीयर में। तो देखो लिथोस्फीयर क्या है, हमारी अर्थ का सॉलिड पोर्शन है जो हमें रहने के लिए घर देता है, हमें खेती करने के लिए जगह देता है ना, या फिर जो ग्रास लैंड होते हैं, जो हमारे जो जानवर होते हैं उनको ग्रेजिंग यानी उनका पशुचारण करवाने के लिए ग्रास लैंड भी प्रोवाइड करवाता है लिथोस्फीयर, या फिर फॉरेस्ट जो है वो सब किस में है, लिथोस्फीयर में। तो लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। ठीक, तो ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। सेकंड है हमारा बी, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी हमारी अर्थ में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जहाँ जहाँ भी पानी है वो सब किस में आएंगे, हाइड्रोस्फीयर में। वो एक बिग ओशन हो सकता है, एक सी हो सकता है सागर, या फिर वो एक लेक हो सकती है झील, या फिर वो क्या हो सकती है, रिवर। जहाँ पे भी वाटर है ना, जहाँ जहाँ पे वाटर है हमारी अर्थ में या फिर वाटर बॉडीज हैं वो सब क्या है, हमारे हाइड्रोस्फीयर के पार्ट है। यानी कि जो जलमंडल है ना, जलमंडल में कौन कौन आएंगे, जितने भी वाटर बॉडीज है ना वो किस में आएंगे, जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर में। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका जो सेकंड डोमेन है वो क्या है, हाइड्रोस्फीयर। ठीक, इसके बाद जो सी है हमारा एटमॉस्फेयर। तो देखो ये जो हमारी अर्थ है ना, ये देखो इसमें माउंट एवरेस्ट भी है, ये ऊंची सी 9 किलोमीटर दे रखी है माउंट एवरेस्ट ये। तो देखो ये तो है हमारा लिथोस्फीयर जिसमें मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है ना, ऊपर की क्रस्ट, ये तो है लिथोस्फीयर। बट इस लिथोस्फीयर से जब स्पेस की तरफ जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, स्पेस की तरफ यानी अंतरिक्ष की तरफ, तो हमें जो इसमें है ना क्या है, एक थीन लेयर है, एक पतली सी लेयर है किसकी, गैसेज की, जिसमें कई सारी गैसेज है,
जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, या फिर नाइट्रोजन है ना, या ओजोन है। ये जो गैसेज का एक पोर्शन है ना, जिसमें वाटर वेपर है, डस्ट है, तो ये जो पूरा एक गैसेज का जो एक लेयर है जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ सराउंडेड है, हमारी अर्थ के चारों तरफ है, तो इसको कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। ठीक, तो ये हमारा वायुमंडल हो गया। और इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, वो है ट्रोपोस्फेयर। इसको हिंदी में कहते हैं सौरमंडल। जितनी भी वेदर एक्टिविटीज़, यानी कि क्लाउड बनना है ना, या फिर थंडर शावर होना, या फिर जो लाइटिंग होती है वो होना, या गरजना होना, है ना, ये जो जितनी भी एक्टिविटीज, आंधी चलना, ये जितनी भी होती है किस में होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है। इसके बाद जो दूसरी लेयर आती है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है, एकदम शांत जगह है। और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर भी है। फिर जो इसके ऊपर है मेसोस्फेयर आता है, और मेसोस्फेयर के भी ऊपर आता है एक्सोस्फेयर। तो ये हमारा क्या हो गया? एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। अब देखो, जहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? जीवन, यानी वहाँ पे क्या होता है? लिविंग वर्ल्ड होता है, यानी कि जीवित संसार होता है जब यहाँ जहाँ पे तीनों मिलते हैं, यानी हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और जो लिथोस्फेयर है, जहाँ पे तीनों मिलते हैं वहाँ पे क्या होता है? जीवन। तो जहाँ पे जीवन है, जहाँ पे लिविंग वर्ल्ड है, उसी को हम बोलेंगे बायोस्फेयर, यानी कि जैवमंडल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? जैवमंडल। ठीक, तो ये हमारा हो गया जैवमंडल। और देखा जाए तो ये जो जैवमंडल है ये काफ़ी नैरो जोन है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे लिथोस्फीयर है तो पूरे अर्थ में है, हाइड्रोस्फीयर हमारे जो अर्थ का 70% पार्ट है हमारी अर्थ का, उसको कवर करता है। एटमॉस्फेयर भी लगभग हमारी पूरी अर्थ में है। लेकिन जो बायोस्फीयर है ना, वो हमारी अर्थ से ज़्यादा हाइट में भी नहीं है और ज़्यादा हमारी अर्थ के डीप में भी नहीं है, यानी जो अर्थ की क्रस्ट है ना उसमें ही लिविंग वर्ल्ड है, या फिर जो वाटर बॉडीज है ना उसमें ही लिविंग वर्ल्ड है। तो इस तरीके से हमने जो नेचुरल एनवायरनमेंट के जो 4 डोमेन्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। तो देखो, जो इकोसिस्टम है ना, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा तंत्र होता है जहाँ पे कई सारे जीव, जिसमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं, ठीक, यानी पेड़ पौधे भी होते हैं और जीव जंतु भी होते हैं, जो एक साथ मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे वाटर है या फिर जो पॉन्ड है, वो लिविंग थिंग्स को सपोर्ट करता है। जैसे इसमें देखो, इस एग्जांपल से समझते हैं, इसमें वाटर और जो जमीन है आसपास की, वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग, यानी अजैविक तत्व है, कंपोनेंट है। जबकि ये जो बतख है या फिर ये जो जानवर हैं, है ना, या फिर ये जो प्लांट्स और जो ये घास है, ये क्या है? लिविंग्स हैं। तो ये सभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें से एक भी अगर हट जाता है ना, तो उस जगह पे जीवन संभव नहीं हो सकता। यानी इकोसिस्टम एक ऐसा तंत्र होता है किसी पर्टिकुलर जगह में या दिए गए क्षेत्र में, जहाँ पे लिविंग थिंग्स, जिनमें जीवन है, और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन करती है, जिसमें एनर्जी और जो मटेरियल है उसका ट्रांसफर होता है। उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। देखो, इकोसिस्टम बहुत ही बड़ा फिनोमिना नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है। इकोसिस्टम देखा जाए ना, तो अगर जैसे मान लो इसमें से एक भी जीव अगर यहाँ पे मर जाता है ना, तो जो बाकी पूरे जीव है ना उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मछलियाँ हैं, अब इन मछलियों को कौन खाती है? ये बतख खाती है। लेकिन अगर सभी मछलियाँ मर जाएगी तो ये बतख भी मर जाएगी, है ना। तो इस तरीके से जो इकोसिस्टम है ना, उसमें सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। या फिर जैसे ये वाटर है, ये वाटर यहाँ पे से हट जाएगा तो ये पानी नहीं रहेगा यहाँ पे, तो ये बतख भी नहीं रहेगी, ये घास भी नहीं रहेगी, ये जीव जंतु भी इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। तो इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसा दिए गए क्षेत्र में एक ऐसा तंत्र होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, केमिकल ट्रांसफ़र करते हैं और एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम। इसके बाद है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखो, हमने कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट देखे थे,
ये रहा। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जब हमने शुरू में देखा 3 टाइप के थे, नेचुरल कंपोनेंट्स, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स एंड ह्यूमन इज ऑल्सो कंपोनेंट। तो देखो नेचुरल कंपोनेंट्स में क्या क्या थे, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो ये तो हमने पढ़ लिए हैं। नेचुरल कंपोनेंट्स किस में पढ़े अभी, ये पढ़े हमने मेजर डोमेन ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, इसमें हमने इनको स्टडी कर लिया है। अब देखो जो ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स है उनको अब हम पढ़ेंगे, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स, और जो ह्यूमन जो ऑल्सो एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, उसको अब हम किस में जानेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट में जानेंगे उसको। किस में जानेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट में। तो देखो ह्यूमन जो होता है, इंसान जो होता है, वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, उसके साथ क्रिया करता है, साथ में अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या करता है, चेंजेस करता है, उसको मॉडिफाई करता है, अपने रहने लायक बनाता है। जैसे हमने 6th क्लास में पढ़ा था हिस्ट्री में कि शुरुआत में जो इंसान थे वो क्या करते थे, वो हंटिंग का काम करते थे सिर्फ। फिर बाद में धीरे धीरे वो गैदरिंग भी करने लग गए हंटिंग के साथ, यानी अब अपने लिए वो क्या करना लग गए, जो फूड था ना उसको गैदर करने लग गए, इकट्ठा करने लग गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करके जो एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करके क्या किया, अपने लिए घर बनाए। जैसे हमने देखा था ना उसमें केव्स थी जिसमें लोग रहते थे, भीमबेटका केव जो हमने 6th क्लास में पढ़े थे। तो इंसान ने फिर अपने लिए क्या बनाए, घर बनाए। फिर उन्होंने क्या किया, जो ज़मीन थी उसमें फार्मिंग करना शुरू करा। साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया, एक काम और भी कि जो जानवर थे उनको भी पशुपालन करना भी शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी टेरिटरीज बनी, जिसमें हमने महाजनपद और जनपद पढ़े थे, मगध पढ़ा था, अशोक को पढ़ा था। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते जो इंसान है ना, वो शुरू में क्या था, एक हंटर था, जैसे जो आज जो दूसरे जीव रहते हैं, जंगली जीव, उसी तरीके से इंसान रहता था। लेकिन उसने डेवलपमेंट करते करते, एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करते करते आज वो एक प्रकार से टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया और वो स्पेस तक पहुंच गया। उसने अपने जो सैटेलाइट है ना स्पेस तक पहुंचा दिए हैं। तो ये जो पूरा एनवायरनमेंट बनाया इंसान ने, जिसमें उसने इतने मॉडिफिकेशन किए, अपनी ज़रूरतों के लिए प्रोडक्शन किया, अपनी ज़रूरत के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, है ना, या फिर ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया, कम्युनिकेशन को बहुत इजी बना दिया। पूरा जो वर्ल्ड है ना उसको क्या बना दिया, एक गांव बना के रख दिया। इंसान ने इतना डेवलपमेंट किया। तो इंसान के द्वारा जो जो मॉडिफिकेशन एनवायरनमेंट में किए गए हैं वो क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी मानव पर्यावरण है। एक प्रकार से मानव ने अपनी स्किल यानी अपने कौशल और अपने टेक्नोलॉजी के दम पे जो पूरा मॉडिफिकेशन किया है ना, उसको ही हम क्या कहेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया है, वो आया है बार्टर सिस्टम। तो देखो जो बार्टर सिस्टम है, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी से वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं या वस्तु के बदले वस्तु देते हैं। वस्तु मतलब गुड्स। जैसे मान लो मैं चावल की खेती करता हूँ, मेरे पास चावल है और मेरे पास दाल नहीं है, तो दाल आपके पास है, तो मैं क्या करूँगा, चावल लेके आपके पास आऊँगा और आपसे दाल लेके जाऊँगा, और आप मुझसे क्या लेके जाओगे, चावल। तो इस तरीके से हमने जो दो खाने की जो वस्तुएं थी, दो गुड्स थे, उनको एक्सचेंज किया। इसमें हम आपने और मैंने जो मनी है ना उसका यूज़ नहीं किया। यानी कि जब हम मनी का यूज़ नहीं करते हैं, पैसे का यूज़ नहीं करते हैं, और एक गुड्स को दूसरे व्यक्ति को देते हैं, दूसरे व्यक्ति से एक गुड्स प्राप्त करते हैं, तो वो होता है हमारा बार्टर सिस्टम। ठीक, तो इस तरीके से हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसको कंप्लीट कर लिया है। एक बार हम इसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं जो जो हमने स्टडी किया है। तो देखो सबसे पहले हमने जो किया था ना स्टडी, वो था हमारा एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट से हमने क्या जाना, हमारे चारों तरफ का जो सराउंडेड जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वही हमारा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो कौन सी भाषा से निकला है, फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच, उससे, जिसका एक वर्ड है एनवीरोनर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, यानी जो हमारा पड़ोसी, यानी हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो क्या है, एनवायरनमेंट। इसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट जाने। तो इसमें पहला कंपोनेंट क्या है, नेचुरल कंपोनेंट। तो नेचुरल कंपोनेंट में क्या क्या थे, वाटर था, एयर थी, लैंड था, या फिर जहाँ पे जीव है वो थे। तो नेचुरल कंपोनेंट में क्या क्या थे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर।
इसके बाद हमारा ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स आते हैं। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी जो ज़रूरत है या अपनी स्किल है उसके आधार पे जो एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करके कुछ नई चीज़ें बनाई, तो वो क्या है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। जैसे बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिज हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मोनूमेंट्स हैं, ये क्या है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट। इसके अलावा जो थर्ड था हमारा वो था ह्यूमन इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। इंसान भी क्या है, कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। तो इंडिविजुअली हो सकता है, फैमिली के रूप में हो सकता है, कम्युनिटी के रूप में हो सकता है, रिलीजन के रूप में हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, पॉलिटिकल सिचुएशन में हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने एनवायरनमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट किए। इसके बाद आता है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो लैंड से, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर, एयर मतलब एटमॉस्फेयर, और जो प्लांट्स और जो एनिमल का एक नैरो जोन है, प्लांट्स और एनिमल्स का जो एक नैरो जोन है उसको कहते हैं बायोस्फीयर। तो इन तीनों, ये जो चारों डोमेन्स ऑफ द अर्थ है एनवायरनमेंट के, इससे मिलके क्या बनता है, नेचुरल एनवायरनमेंट। इसको क्या कहेंगे हम, डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक, तो इसमें पहला था हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड क्रस्ट है, जो सॉलिड पोर्शन है ना अर्थ का, वो क्या है, लिथोस्फीयर। इसको हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल। इसमें माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स और वैली आती है। अच्छा, जो माउंटेन होते हैं ना, माउंटेन की जो साइज होती है ना वो ऐसी होती है, आकार जो होता है ना उनका शेप, वो ऊपर से नुकीले होते हैं। जबकि जो प्लेट्यू होते हैं ना वो भी सॉलिड ही होते हैं, लेकिन वो ऊपर से नुकीले नहीं होते। वो टेबल होती है ना हमारी, उसकी जैसे कि शेप के होते हैं। हालांकि जो प्लेट्यू और जो माउंटेन है ना दोनों सॉलिड रॉक से बने हुए होते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा जो सेकंड था हमारा वो था हाइड्रोस्फीयर बी, जो कि पूरी जितनी भी वाटर बॉडीज है हमारी अर्थ में वो किस में आएगी, हाइड्रोस्फीयर में। इसके बाद था हमारा सी, एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ की ये क्रस्ट है, इस क्रस्ट से ऊपर की तरफ, स्पेस की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारी अर्थ के चारों तरफ सराउंडेड एक थिन लेयर है जिसमें कई सारी गैसेज, वाटर वेपर और डस्ट है ना वो है, तो उसको कहेंगे हम एटमॉस्फेयर। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सभी गैसेज आती है। सबसे नीचे की जो लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें जितनी भी वेदर एक्टिविटीज़ होती है, बारिश बनना, बादल होना या बारिश गिरना, ये सब ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल भी कहते हैं, यहाँ पे कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होती। इसके बाद आता है मेसोस्फीयर। फिर आता है हमारा बायोस्फीयर, एक ऐसी लिविंग दुनिया, ऐसा लिविंग वर्ल्ड जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं। ज़मीन, पानी और हवा तीनों इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे बनता है हमारा बायोस्फीयर, यानी जैवमंडल बनता है, जो एक प्रकार से लाइफ सपोर्ट होता है। तो हमारे नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसके 4 कंपोनेंट हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हमारा इकोसिस्टम था। तो इकोसिस्टम एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें लिविंग, जिनमें जीवन है, और नॉन लिविंग, जिनमें जीवन नहीं है। तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो तंत्र बनता है पर्टिकुलर जगह पे, तो वो होता है हमारा इकोसिस्टम। इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो ये हमारा इकोसिस्टम हो गया। इसके बाद आता है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में हमने जाना कि जो इंसान है ना वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, और एनवायरनमेंट है ना उसको मॉडिफाई करते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो वो क्या बनता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट। जैसा कि हमने जाना कि शुरू में जो हंटर एंड गैदरिंग का काम करता था इंसान, और आज टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो गया है कि वो स्पेस तक पहुंच गया है, तो जितना भी उसने मॉडिफिकेशन किया है वो सब किस में आ जाता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ठीक, तो ये हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसको एवरी ईयर जो 5 जून है सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे पास एक ही अर्थ है, तो इसका संरक्षण करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, एनवायरनमेंट का संरक्षण करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो 5 जून को हम एनवायरनमेंट अवेयरनेस और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं हम 5 जून को। ठीक, देखा जाए तो हर दिन एनवायरनमेंट डे होना चाहिए, हर दिन जो पर्यावरण है ना उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। साथ में वर्ल्ड वाटर डे भी मनाते हैं हम। वर्ल्ड वाटर डे है ना वो हम करते हैं 22 मार्च को सेलिब्रेट हर साल। आपको पता है कि 70% जो अर्थ का जो सरफेस है उसमें 70% वाटर है, बट ये पीने योग्य नहीं है, इसको हम पी नहीं सकते हैं। तो जो पीने योग्य पानी है वो काफ़ी कम है, तो उसको कंजर्व करने के लिए
हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ में जो अर्थ है उसको भी हम कंजर्व करने के लिए अर्थ डे मनाते हैं 22 अप्रैल को हर साल। तो इस तरीके से जो चैप्टर था हमने इसको कंप्लीट किया। और जाते जाते फिर से राज कपूर की जो मूवी आई थी 1975 में धर्म करम, उसमें एक गाना है, उसके बोल के जाता हूँ और आप इसको यूट्यूब में भी सुन सकते हैं। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। यानी एक दिन हम मिट्टी का जो भाव होता है, जैसे मिट्टी का कोई कीमत नहीं होती है ना, उसी तरीके से हम बिक जाएंगे मिट्टी के मोल ही, है ना। बस रहेंगे तो हमारे बोल रहेंगे, जो हम अच्छा बोलते हैं, जो हम अच्छा किसी से बात करते हैं, तो हमारे जो बोल है ना, हम जो बोलते हैं वही इस संसार में रह जाएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।